दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मिडनाइट मिथुस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है काल दरवाज़ा। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मिडनाइट मिथुस को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं लाती हूँ तरह तरह की हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। धन्यवाद। कभी कभी शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली गलियाँ कुछ ऐसा छुपाए होती हैं जो ना ज़मीन की नक्शों में मिलता है ना इतिहास की किताबों में। एक इमारत है, पुरानी, खामोश, मगर उसकी दीवारें अभी भी बोलती हैं। सुना है रात के 3 बजे वहाँ दरवाज़ा खुद से खड़कता है। कोई वहाँ है, कुछ ऐसा जिससे कोई भी कभी मिलना नहीं चाहता। क्या राहुल बच गया, या वो किसी ऐसी दुनिया में फंस गया जहाँ समय भी डरता है टिक टिक करने से? आप में से ज़्यादातर लोग शायद जानते भी नहीं कि गिरगांव के शिवनन टावर्स के फ्लैट नंबर 404 में कोई रहता था। मेरा नाम श्रेया है। मेरा दोस्त राहुल वहाँ नया नया शिफ्ट हुआ था। सबको लगा कि वो बस एक सस्ता घर ढूंढ रहा था, जो कि सच भी था, लेकिन एकदम से वो कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। कभी कभी रात को उसकी आवाज़ अभी भी मुझे सुनाई देती है, जैसे वो कह रहा हो, अभी भी तो आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी उस दरवाजे की जिसे दुनिया काल दरवाज़ा कहती है। इतने अच्छे फ्लैट के लिए इतना कम किराया देखकर राहुल को लगा कि उसके भाग खुल गए। मकान मालिक ने उसे एक चेतावनी भी दी थी, रात 3 से 4 बजे के बीच पिछला कमरा कभी मत खोलना। राहुल ने पूछा, लेकिन क्यों नहीं खोलना? फिर मकान मालिक ने कहा था, वहाँ एक ऐसी चीज़ रहती है जिसका सामना तुम करना नहीं चाहोगे। राहुल हंसा था। कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो खुशी ही बहुत है कि आपने इतना अच्छा घर इतने कम किराए में दिया मुझे। पहला सप्ताह राहुल के लिए पहली रात बिल्कुल सामान्य बीती, लेकिन दूसरी रात ठीक 3 बजे अचानक किसी ने उसका दरवाज़ा खड़खड़ाया। खिड़की के कांच पर ठंडी उंगलियों के निशान दिखे। दीवारों से धीरे धीरे फुसफुसाहटें आने लगी। राहुल ने दरवाज़ा खोला, उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर आवाज़ें आना ख़त्म नहीं हुई। सन्नाटा उसको घबराहट देने लगा। जब तीसरी रात आई तो उसने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू की। 3 बजते ही फ़ोन ने खून सा गुनगुनाना अजीब सी फुसफुसाहटें रिकॉर्ड की, जो कि एक अधूरा मंत्र सा बार बार गूंजता रहा। दूसरा सप्ताह, अब सिर्फ आवाज़ें ही नहीं, उसको सपने भी आने लगे थे। रात को राहुल देखता, वहाँ वही पिछला कमरा, काले पर्दे लटके, बीच में लकड़ी का दरवाज़ा जिस पर गहरे नक्शीदार चित्र थे। चित्रों में कभी एक सींग बन जाता तो कभी किसी का चेहरा। एक सपना जो उसे हर रोज़ आता। दरवाजे के पीछे लो विलनुमा हाथ ने दरवाज़ा खींचा और एक साया बाहर निकला। चमकती लाल आँखें, पीली धुंधली चमड़ी, चेहरे के बजाय आग का द्वार। सपने से जागकर राहुल पसीने से लथपथ हो जाता और अपनी भय से भरी आंखों को कमरे के चारों ओर घुमाता, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। पर कमरे में हवा में भी आग का सुलगतापन उसे महसूस होता था। मेरे से राहुल की हालत देखी नहीं जा रही थी। हफ्ते दर हफ्ते उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी जैसे उसे कोई ऐसी बीमारी लगी हो जिसका कोई इलाज ना हो। राहुल का स्वभाव एक हंसमुख और सबको मदद करने वाला था, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता था, ना उससे कुछ खाया जाता था। अगर वो कुछ बोलता तो सिर्फ अजीब अजीब बातें करता और एक बात को बार बार दोहराता, और वो बात थी काल दरवाज़ा। मैंने तय किया कि मैं काल दरवाजे का रहस्य जानकर रहूंगी। मैंने इंटरनेट पर खोजा तो पुरानी अखबार की रिपोर्ट मिली। 1993 में फ्लैट नंबर 404 में बाबा निरसिंह ने खुद को वहीं उस कमरे में जला दिया था। कहते हैं बाबा निरसिंह एक ऐसे तांत्रिक थे जिन्होंने वर्षों तक साधना की थी, पर उसका जुनून धीरे धीरे जादू से बढ़कर पागलपन बन गया। वो चाहता था ऐसा दरवाज़ा खोलना जो इस दुनिया को दूसरी सत्ता के हवाले कर दे, कोई ऐसी शक्ति जिसे इंसान समझ भी ना सके। उसने किताबें पढ़ी जो अब किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलती। एक रात उसने
शिवनन टावर्स के उसी कमरे में यज्ञ किया। उसका मकसद था काल दरवाज़ा को खोलना और एक शैतान जिसका हर ग्रंथ में, हर धर्म में अलग अलग नाम है, लूसीफर और इब्लीस को आमंत्रित करना। वो चाहता था दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा दिमागी बनना। बाबा ने खुद को आग में समर्पित किया। ये कोई आत्महत्या नहीं थी, ये बलिदान था। उसकी आखिरी चीखों में एक मंत्र था, आओ शैतान, मुझे ताकतवर बनाओ, मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा दिमागी इंसान बना दो। और तभी से उस कमरे में हवा रुक गई। रोशनी भी वहाँ जाने से घबराती है और हर रात 3 बजे वही दरवाज़ा खड़कता है। तीसरा सप्ताह। राहुल की आदतें अब और भी बदल गई थी। दिन में वह कांपता, रातों को सफ़ेद चांदनी में पिछले कमरे को घूरता, रात को खुद को मंत्रोच्चारण करते पाता, दोस्तों से मिलने से कतराता, जैसे कोई भीतर से उसे खींच रहा हो। मैं जब एक बार फिर उसको देखने के लिए उसके घर गई तो घर में एक अजीब सा अंधेरा था। ना बिजली की आवाज़, ना पंखे की टक टक, बस खामोशी में बुदबुदाहट। तुम्हारा समय आ गया है। मैं पीछे वाले कमरे में घुसी। चारों दीवारों पर उल्टे त्रिकोण के निशान थे। बीच में राख के ढेर में काले पंख फैले और खून से लिखा था, लूसीफर वेलकम्स द गेट कीपर। उसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। इस निशान ने मुझे महसूस करा दिया कि राहुल सिर्फ शिकार नहीं बल्कि उस प्राचीन यंत्र का दरवाज़ा बन चुका है। अंतिम सप्ताह। मैंने पुलिस को फ़ोन किया क्योंकि मुझे धक्का तब लगा जब 404 का दरवाज़ा बंद मिला। वहाँ अब कोई नहीं था। बाहर के चौकीदार ने मुझे बताया कि पिछले 20 साल से कोई यहाँ रुक नहीं सका। फिर भी मकान मालिक लोगों को कम दाम पर देते रहते हैं। चौकीदार ने यह भी बताया कि मेम साहब, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो हमारे मकान मालिक है ना, इसका भी उस तांत्रिक से कोई लेना देना है। आप जानती हैं ना उस तांत्रिक को जिसने जलाकर जान ली थी अपनी? वो क्या करता था मालूम है ना आपको? मुझे ये लगता है कि ये मकान मालिक भी उस काम में मिला हुआ है। तभी हर बार मेम साहब लोगों को कम दाम में फ्लैट को किराए पर दे देता है। और हर बार पिछले 20 साल से कोई भी नहीं रुक सका क्योंकि लोग अंदर गए तो हैं लेकिन मेम साहब बाहर कोई नहीं आया। मैं ये सब बातें सुनकर और राहुल को ना पाकर उदास मन के साथ घर लौटी। मैंने अपने हाथ पर एक लाल निशान देखा। उस रात मेरा सपना भी टूटा। सपना आसमान से जलता हुआ पंख गिरता और वही आग की आंखें मुझे घूरती कहती, 6 महीने बाद 404 में एक नया किराएदार आया, आदित्य। मकान मालिक ने फिर से उसे बताया, रात 3 से 4 बजे के बीच पिछला कमरा मत खोलना। आदित्य ने भी हंसकर बात टाल दी। दीवारों की गूंज, फुसफुसाहटें फिर लौट आई। मैं फिर से जागना चाहता हूँ। उसके बाद से आदित्य का भी कुछ पता नहीं चला। दीवार के पीछे कहीं से कैद इस काल दरवाजे की पुकार सुनकर लगता है कि शैतान अभी भी इंतज़ार कर रहा है एक नए दरवाज़ा पालिक की। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, ये बस एक नई कहानी की शुरुआत थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उस घर में जाता है लेकिन वापस नहीं आता? और अगर मकान मालिक को पता है कि उस कमरे में क्या है तो वह हर बार लोगों को किराए पर अपना फ्लैट क्यों दे देता है? क्या सच में उसने तांत्रिक और उस शैतान से कोई समझौता किया है जो सिर्फ वही जानता था? और श्रेया, अगर उसके हाथ पर लाल निशान बना हुआ और उसको सपने भी आने लग गए थे तो वह हमें कहानी कैसे बता रही थी? क्योंकि कहा जाता है कि एक बार अगर आप शैतान के नज़रों में आ गए तो फिर आपको सुकून एक ही जगह पर मिल सकता है। सोचिए, मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कहीं शैतान की नज़रों में मत आ जाइएगा।